इसमें आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए गुरुत्वीय बल आपने देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, दो बॉडी अगर उनके मासेस हैं और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हैं तो वो एक दूसरे पे आकर्षण का बल लगाते हैं। उसके बाद आपने फील्ड देखी, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, किसी भी मटेरियल बॉडी के चारों तरफ का वो क्षेत्र, वो फील्ड जो जहाँ पर अगर कोई भी दूसरी बॉडी अगर आए तो उस पर उसकी वजह से कोई फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल पुल लगता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी किसके बराबर थी, जो भी फोर्स वो मास एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास के बराबर होती है। या ये कह सकते हो अगर किसी भी पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पर यूनिट मास जितनी भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड की। उसके बाद आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विभव देखा, वो क्या होता है, किसी भी मास के चारों तरफ आपने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उस फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिट से किसी यूनिट मास को उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विभव कहते हैं, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। इसी से रिलेटेड है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, वहाँ पर हम क्या कह रहे थे, एक यूनिट मास को, यानी कि एक ऐसा मास जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, उसको इन्फिनिट से जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आएंगे फील्ड के अंदर तो जो भी वर्क करना होगा वो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। इसी तरह से अगर किसी भी एक मास को हम इन्फिनिट डिस्टेंस से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो वहाँ पर जो भी वर्क हमें करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हम यूनिट मास नहीं ले रहे हैं, पर्टिकुलर मास ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर मास को इन्फिनिट डिस्टेंस से हम फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर लेकर आएंगे तो वहाँ जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई फील्ड दी हुई है और उस फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में अगर हमें कोई काम करना पड़ रहा है तो वो जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, वही किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वही केस हम यहाँ कंसिडर करते हैं, मान लो इन्फिनिट से हम किसी टेस्ट मास m0 को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने इसकी वैल्यू m दे दी है, पोटेंशियल के केस में हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो अब जब इसको P पॉइंट पर लेकर आएंगे तो P पॉइंट पर लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो हमारी P पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। पहले की तरह ही अगर हम देखें A पॉइंट का डिस्टेंस अगर इसके सेंटर से x मान रहे हैं तो A पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी दोनों बॉडीज़ के बीच में वो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट A से B तक का मानते हैं dx है और इसमें जो वर्क करना पड़ा वो हमें dw करना पड़ा, तो dw इज इक्वल्स टू f dx हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे gmm अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। gm और स्मॉल m तीनों कांस्टेंट हैं यहाँ पर, तो dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अगर हम करें तो gm स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ये लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए टोटल वर्क हमें W करना पड़ा है और हम इसको कहाँ से लेकर जा रहे हैं, इन्फिनिट से लेकर के R डिस्टेंस पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन इन्फिनिट टू R डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस gmm 1 अपॉन एक्स और लिमिट है हमारी इन्फिनिट टू r। तो यहाँ से अगर हम देखें तो w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अगेन माइनस gmm अपॉन r के बराबर, ठीक है। नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ जो फोर्स लगी हुई है वो कैसी है, अट्रैक्टिव नेचर की है। यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी को इन्फिनिट डिस्टेंस से किसी दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो वहाँ पर फोर्स के थ्रू वर्क होगा। या ये कह सकते हो रिवर्स अगर हम करते हैं कि किसी पॉइंट से इन्फिनिट पे अगर हम उसको लेकर जाएंगे तो फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स ये भी नेगेटिव में रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर r की वैल्यू इंक्रीज होगी
तो यू की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, क्योंकि नेगेटिव में है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो कम नेगेटिव होती चली जाएगी अगर आर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आर इन्फिनिट हो जाता है तो यू की वैल्यू, इसको हम यू कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा वर्क आया है, तो इन्फिनिट पे यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि ये क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इससे क्लियर है कि अगर कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ आएगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीजेस, ठीक है। यहाँ इस फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हो, देखो आपके पास क्या आया था, वी पी इज इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर, ये आया था, ठीक है। अगर अर्थ का सरफेस ले रहे हो तो आर को हम कैपिटल आर लिख देते हैं, जो क्या हो गया, अर्थ का रेडियस हो गया, ठीक है। और अर्थ के सरफेस के लिए यू क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल इनटू मास के बराबर आ रही है, ठीक है, क्लियर। अब एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पर क्या था, यूनिट वीपी की कितनी थी, जूल पर केजी, तो जूल पर केजी इंटू केजी, यानी कि इसकी जो यूनिट है, क्योंकि ये एनर्जी वर्क की बात हो रही है तो ये इसकी यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी कौन सा होगा, जो वर्क का होता है, यानी कि जूल के लिए होता है। तो इसकी जो डायमेंशन हो गई, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई जूल, और इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, m1l2t-2 के बराबर, ठीक है। ये हो गई इसकी विमा, क्लियर।